Welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards UNIFORM. मेरा नाम है शुभम वाजने और आज जो मैं आपको कराया जा रहा हूँ भैया फरवरी करंट अफेयर कराया जा रहा हूँ। फरवरी करंट अफेयर का ये है भैया पार्ट 2 और इसमें हम भैया वो करंट अफेयर कर रहे हैं जो आपको 110% बोल रहा हूँ एग्जाम में दिखाई देगी। तो मेक श्योर कि मन लगा के कर लो। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत लंबी होती हैं, इनमें आपका समय भी बहुत जाता है, बट लंबी इसलिए है यार एग्जाम ना बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। पहले ऐसा होता हम खाली इंपॉर्टेंट वीडियो बता दिया करते थे, हो जाता था, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हो जाता, बट अब ऐसा नहीं होता। लास्ट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में करा था इंडस वाटर ट्रीटी और हम इंडस वाटर ट्रीटी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी से हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं समझते हैं। हमारी कहानी बढ़ रही है नोरो वायरस की तरफ। देखिए नोरो वायरस जो होता है ना, एक ऐसा वायरस है जो कि कोरोना वायरस जैसा होता है। कैसा होता है? कोरोना वायरस जैसा, ठीक है। ये भी आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, नंबर 1, ठीक। पर ये ऐसा नहीं है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें छिपके कैरी होकर आपकी नाक में घुस जाता है, नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, जो कंटामिनेटेड फूड होता है, वाटर होता है, सरफेस होता है, ठीक है ना, उसके थ्रू ये जाता है, ठीक। इसका एक कॉमन नाम है, इसका नाम है विंटर वॉमिटिंग बग। क्या नाम है? विंटर वॉमिटिंग बग। ये जब होता है तो आपके स्टमक में इन्फ्लेशन कर देता है, सूजन पैदा कर देता है, इंटेस्टाइन में सूजन पैदा कर देता है। इसका टेक्निकल नेम जो है वो है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है ना। आप देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन करा तो मैं माफी चाहता हूँ। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आई थिंक ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस यहाँ पर है। अब इसका जो काम होता है वो होता है रोटा वायरस जैसा। रोटा वायरस क्या करता था मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता रोटा वायरस के बारे में। रोटा वायरस ऐसा नहीं है कि खाली मेल को अट्रैक्ट करेगा, फीमेल पे काम करेगा, या खाली बच्चों पे जो 18 साल छोटे हैं या जो बड़े हैं 18 साल से उन पे, या 60 साल के ऊपर, नहीं, ये किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसकी खास बात ये है कि अगर आपके पास डिहाइड्रेशन ऑलरेडी हो रखा है या आप ऑलरेडी बीमार हैं तो आपकी डेथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर अगर आप नॉर्मल इंसान हैं, हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो 2-3 दिन तक ये होता है, उसके बाद ये ओके होकर वापस आपको ठीक कर देता है। क्लियर है? यहाँ पर आपको बस सिंपल एक बात ध्यान रखना है, 3 इसके प्रिवेंटिव मेजर हैं जो आपने कोरोना वायरस के टाइम पे भी सुने थे। पहले, वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग टॉयलेट और बिफोर ईटिंग प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है ना। हाथ धो के सारे काम करें, ठीक। यूज हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ 5000 ppm टू डिसइंफेक्ट सरफेस और ड्यूरिंग द आउटब्रेक। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं तो कह रहा है हार्पिक का इस्तेमाल करो, हार्पिक या कोलिन की मदद से अपने घर को साफ रखो, वो ये बोलना चाह रहा है। तीसरी बात है अवॉइड रिलायंस ऑन स्टीमिंग द फूड और फ्लोरेटिंग वाटर टू किल द वायरस। खाली इस बात पे आप डिपेंड मत कीजिए कि मैंने बॉईल कर दिया है सब्जियों को तो कीटाणु मर गए हैं। पहले से धो धा के साफ चेक करके लें कि उसमें कोई कीटाणु है तो नहीं, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं भैया फटाफट से। क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट जो नोरो वायरस के लिए करेक्ट है? वो स्प्रेड होता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट। नहीं, मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं है, ड्रॉपलेट के थ्रू नहीं होता है। आप सरफेस हो सकता है, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू हो सकता है, मैंने आपको बताया था। इस तरह से भैया ये होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी इट कॉज एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बिल्कुल सही, ये स्टमक में इन्फ्लेमेशन या इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन दे देता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड पॉइंट एकदम सही है। थर्ड, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू हीट एंड मेनी डिसइंफेक्टेंट। ये जो मतलब क्या कहते हैं कि मतलब गर्मी भी बढ़ रहा है, ठीक है, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट डाल दो, मतलब नॉर्मल आपका जो होता है ना हैंड वॉश, उससे वो मरेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसने आपको बताया 5000 ppm का मिनिमम साइज होना चाहिए, हार्पिक वार्पिक जैसे, उनसे ये साफ होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल सैनिटाइजर किसी सरफेस पे डाल दिया या कोई हल्की चीज डाल दी दूसरे साफ हो जाएगा, नहीं। तो आंसर क्या है इसका? सेकंड एंड थर्ड, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए जरा, अगला है यहाँ पर ये भाई साहब मिथाइल कोबोलेविन। मिथाइल कोबोलेविन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मिथाइल कोबोलेविन एक्चुअली B12 की एक टैबलेट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? B12 की एक टैबलेट को कहा जाता है। देखो FSSAI, ठीक है, इसकी फॉर्म जानने में आप टाइम वेस्ट मत करो। बस उसने कहा है कि जो मिथाइल कोबोलेविन है विटामिन B12 का एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, इसको आप मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वो ये भी बोलता है कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पेशली वेजिटेरियन जो होते हैं उनमें B12 की मात्रा बहुत कम होती है। जी बिल्कुल। अब उसमें मात्रा कम क्यों होती है? एक्चुअली B12 जो आपको मिलता है नॉर्मली वो एनिमल से मिलता है। अगर आप मीट खाते हैं तो आपके लिए अंदर B12 की कमी नहीं होगी, बट अगर आप नहीं खाते हैं तो आप में B12 की कमी बिल्कुल होने के चांसेस हैं, ये वो ये बात कह रहा है, ठीक है। दूसरी बात देखिए यहाँ पर
इसके एक स्ट्रक्चर में खास बात क्या होती है कि उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो रखा होता है। क्या ऐड हो रखा था मेरे बच्चे? मिथाइल ग्रुप। मैं एक सेकेंड जरा, हाँ, उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड हो रखा होता है, ठीक है ना। नाउ अब दूसरी बात भी आपको समझनी है कि इसकी ना ग्रेटर बायोअवेलेबिलिटी है कंपेयर टू अदर B12। देखो ऐसा नहीं है कि खाली B12 इसी में होता है और किसी में नहीं होता, नहीं। पर जब ये वाली मेडिसिन हमने देखी, टैबलेट देखी, तो चेक करा कि इसमें ना B12 की कुछ खास मात्रा है, जिसमें इसमें आपके कुछ नाम आ जाते हैं। साइनोकार्बामेलिन, ठीक है ना, एडेनिसोप्रोपामेलिन, लास्ट है हाइड्रोक्सोप्रोपामेलिन। ये 3 फॉर्म ऑफ जो एक B12 के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, B12 का एक अच्छा पोषण देते हैं, वो इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बात समझना पड़ेगा, या B12 हमारी बॉडी को इतना चाहिए ही क्यों, और ये मेडिसिन इतनी न्यूज में आई क्यों। देखो ऐसा था कि ये वाली जो मेडिसिन है वो रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है, मैं एक मिनट पेन की बदलूंगा, जो रेड ब्लड सेल है उसके प्रोडक्शन में क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। दूसरा एनर्जी मेटाबॉलिज्म। देखिए अगर आपकी ऑक्सीजन आपको ढंग से नहीं मिलती है तो जो आपके फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो होती है उनका इस्तेमाल आप ढंग से नहीं कर पाते हो। दूसरी बात, आपका डीएनए को रिपेयर करने का काम, उसको ठीक करने का या बनाने के काम में B12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लास्ट होता है नर्वस सिस्टम, मेंटेन अ नर्व हेल्थ एंड सपोर्ट नर्व सेल फंक्शन, ठीक है। कि नर्व सेल के फंक्शन को अच्छी तरह से करने के लिए आपको B12 की जरूरत होती है, ठीक है। तो पहली बात तो हमने कहा कि जो भी आपके मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सब में आपका B12 आसानी से मिल जाता है, और क्योंकि वेजिटेरियन लोगों के खाने में वो नहीं होता है B12, इसलिए ये वाली जो टैबलेट है ये अभी न्यूज में आई है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव कर दिया है यहाँ पर, और इसका नाम है मिथाइलकोबामेलिन, ठीक है ना। और ये बोला गया है कि हिंदुस्तान में लगभग सभी को B12 की दिक्कत होती है, स्पेशली वो लोग जो वेजिटेरियन है, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन की देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जरा? क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मिथाइलकोबामेलिन इज और आर करेक्ट, ठीक है ना। हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। ओके देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन में एक गलती हुई है, यहाँ पर ना खाली यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी दोनों ऑप्शन तो गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना ऑप्शन 3 मतलब स्टेटमेंट 3 इज राइट आना चाहिए था, पर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं जब आप इसे पीडीएफ को देखोगे मैं इसे करेक्ट करा दूंगा। फिलहाल आप इस बात को ध्यान रखें कि अभी राइट स्टेटमेंट 3 ही है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। अगला क्वेश्चन देखो, एक बात आई भाई LID 568, भाई साहब पता है क्या है ये? ऐसा हुआ नासा ने कहा कि भाई साहब हमारे टेलीस्कोप के थ्रू हमने एक्सरे, मतलब एक चंद्रा एक्सरे, उसके थ्रू भी हमने पता लगाया कि LID 568 नाम का एक ब्लैक होल है। उन्होंने ये बात पता लगाई जिसकी उम्र 1.5 बिलियन ईयर्स है, जब से बिग बैंग हुई है। बिग बैंग मतलब जब से यूनिवर्स बना है तब से उसकी उम्र अब तक का 1.5 बिलियन ईयर है। और इस ब्लैक होल का फॉर्मेशन और ग्रोथ के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी। नाम याद करना LID 568। अब LID 568 ना न्यूज में कई कारण से बना, ठीक है। एक तो इसने कहा कि ये फाउंडेड हुआ है एट द सेंटर ऑफ द मोस्ट गैलेक्सी, मतलब इनका कहना ये था कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। उन्होंने ये बात कही, ठीक। दूसरी बात ये कही कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इसका मैकेनिज्म बिहाइंड देयर ग्रोथ एंड रिमेन अनक्लियर है, मतलब अभी ये नहीं बता सकते कि बढ़ता क्यों जा रहा है, ठीक है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लास्ट में बोला है इट इज फीडिंग ऑन द मैटर एट 40 टाइम्स द एडिंगटन लिमिट। अब एडिंगटन लिमिट क्या होती है, मैं 2 मिनट बात करता हूँ। देखो मैंने पूरा इस पे चार्ट बनाया। देखो लास्ट एक बात और बताता हूँ, इसका जो साइज है, तो साइज आपको समझना है। दे हैव अ मास मिलियन टू द बिलियंस ऑफ द टाइम्स ऑफ द सन। जो सन का साइज है उसके मिलियंस ऑफ द टाइम है। जैसे इसने कहा है, एक एग्जांपल दिया है, सेग्रेटस एक है, उसका 4.5 मिलियन सोलर मास है। ये बोल रहा है कि जो इसका मास निकला है ना, इसका टोटल मास, इसको आप कह दो, ऐसा हम कहते हैं ना कि भैया किसी का मास 3x है या किसी की हाइट 2x है, किसी से मतलब डबल है, ट्रिपल है। तो बोल रहा है अगर हमें इसका मास निकालना हो ब्लैक होल का, तो निकला है इतना
इनटू सन का मास। जो भी सन का मास है उससे तो बिलियन मिलियन टाइम्स ज्यादा है, वो ये बात कहना चाह रहा है। और इसमें एग्जांपल दिया है सेग्रेटस ए का, उसका जो मास है वो भी 4.3 मिलियन सोलर मास ज्यादा है, ठीक है ना। नाउ आता है एडिंगटन लिमिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है, इसको हम जरा समझते हैं। एडिंगटन लिमिट क्या होती है, ठीक है। ये ना पहली बात तो बताता है, अब देखो एडिंगटन लिमिट होती क्या है, ये एक तरह से कहो खाने की लिमिट, खाने की लिमिट। नाउ अब एक बात समझो, मान लो आप अनियन खा रहे हो, अब अनियन खाने के बाद आपके मुंह से बास आएगी, आएगी, पर खाना तो अंदर गया तो बास बाहर क्यों आ रही है। सो जो बाहर गैस आपकी बाहर मुंह से बदबू आ रही है, उसको उसने कहा है रेडिएशन प्रेशर। तो ये कहता है कि जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल ये कहता है कि हम जब कोई चीज खाते हैं तो हम रेडिएशन बाहर की तरफ फेंकते हैं, ब्लैक होल से बाहर की तरफ हम रेडिएशन फेंकते हैं, तो उसे कहते हैं रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। और जो भी चीज वो अंदर खा रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से खा रहा है, क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन फोर्स ब्लैक होल में बहुत ज्यादा होता है। नाउ तब एक पॉइंट ऐसा आता है कि रेडिएशन प्रेशर और ब्लैक होल की खींचने की ताकत बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, या उसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है एडिंगटन लिमिट। क्या नाम है, एडिंगटन लिमिट, या ब्लैक होल की भाषा में कहो तो खाने की लिमिट। ये भाई साहब सर आर्थर एडिंगटन ने बताया था ये, और यहाँ पर इसने बात बोली है कि जो एडिंगटन लिमिट है वो गवर्न करती है ब्लैक होल की फीडिंग और ल्यूमिनोसिटी पे, ठीक है ना, एंड लिमिटिंग द रेट ऑफ द एक्सक्रीशन ब्राइटनेस। अगर इंसान मतलब ब्लैक होल की एडिंगटन लिमिट आ जाती है तो एक टाइम तक जो उसकी ब्राइटनेस का जो सोर्स होता है और फीडिंग की कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं रुकने लगती है, ठीक है। नाउ अब एक आता है सुपर एडिंगटन एक्सेलरेशन। सुपर एडिंगटन एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तब होता है जब एक्सटेंशन रेट एक्सीड कर देता है लिमिट को, एडिंगटन लिमिट को सरपास कर देता है। फॉर एग्जांपल आपका पेट भर गया है, पर आपने कहा है अब तो मैं गुलाब जामुन भी खाना ही है, अभी आइसक्रीम भी खानी है, मैं खा के ही रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आपने क्या किया, जो आपकी खाने की लिमिट थी आपने उसको एक्सीड कर दिया। नाउ आप इसमें क्या हो रहा है कि जब उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है तब भी वो खा रहा है, और इसको हमने कहा सुपर एडिंगटन एक्सेलरेशन। अब जरा ऊपर की तरफ आइए, इसे कहते हैं 40x, कि जो अपनी इसकी खाने की लिमिट थी उसने वो खा लिए और उससे 40 गुना ये खा रहा है अभी भी, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडिंगटन लिमिट। ये पूरी कहानी है एडिंगटन लिमिट की। अब इधर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग, मैं अपनी जरा शक्ल यहां से हटा के इधर रखता हूँ, थोड़ा सा मैं से ऊपर करता हूँ, ये देखो। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल के बारे में जरा बात समझिए। वो कहते हैं दे आर टिपिकली फाउंड एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। बिल्कुल सही बात, इस बात को याद रखना। सभी गैलेक्सीज के अंदर एक मिड में एक ब्लैक होल होता है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी होता है, हर गैलेक्सी के अंदर होता है, ठीक है। वेरी गुड। द LID 568 is SMBA that existed just 1.5 billion years after the Big Bang। बिल्कुल ये बात मुझे एकदम सही सी लग रही है कि हाँ भाई दोनों सही है। एक बात कि ये वाला जो ब्लैक होल है सुपर मैसिव ब्लैक होल, SMBH का मतलब क्या होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल। SMBH का मतलब क्या होता है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है ना। तो दोनों बातें बिल्कुल सही है। एक है सेग्रेटस ए इज अ सुपर मैसिव ब्लैक होल इन द ऑटोमेटा गैलेक्सी। नहीं, ये गलत है। अगर आप सेग्रेटस के बारे में पता लगाओगे तो शायद, जहां तक मुझे याद है, इसमें नीचे लिखा भी होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेग्रेटस ए जो ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये आपको मिलता है हमारी गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। हमारी गैलेक्सी का ये आपका वो है, क्या नाम है, ब्लैक होल है। तो इस बात को याद रखना। तो आपको दो नॉलेज मिली है, एक आपको मिली LID 568 के बारे में, और दूसरा सेग्रेटस ए जो हमारी गैलेक्सी में आपको ब्लैक होल मिलता है, ठीक है। आगे चलते रहा। अब आते हैं विकास इंजन की तरफ। देखिए ऐसा था, ये ना मतलब हमारा बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा माइलस्टोन क्यों है, जरा इस बात को समझ लीजिए। ऐसा था, जो विकास इंजन है वो इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया था और सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा गया, पता लगाया गया कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने क्या करा है, देखो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कार है, ठीक है, ये आपकी कार है, और इस कार में एक खास बात है कि भैया जब आप इसकी गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के बाद चलने लगती है। करेक्ट है बात, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेक्ट है सर, बिल्कुल। पर मैं कहूँ कुछ दूरी के बाद अगर आपको किसी वजह से गाड़ी को रोकना पड़ जाए, ठीक है, तो ये रुक जाएगी, हाँ सर बिल्कुल रुक जाएगी। पर मैं कहूँ दोबारा स्टार्ट करना पड़े और फिर स्टार्ट ना हो तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। अगर ये स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे बिना रुके
सारी दूरी कवर करनी पड़ेगी बिना रुके, मतलब मैं कहीं रुक नहीं सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये रॉकेट्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रॉकेट्स के साथ ये प्रॉब्लम थी कि एक बार उन्होंने रॉकेट स्टार्ट कर दिया तो जब तक भाई साहब ये पहुंच नहीं जाता तब तक इसका इंजन ऑफ नहीं कर सकते, वरना दोबारा स्टार्ट नहीं होगा। पर विकास इंजन की खास बात क्या है कि उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया है जिसको आप कभी भी स्टॉप कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस कॉल विकास इंजन, और ये हमारे इंडियंस ने बनाया है। अगर आप विकास इंजन की फुल फॉर्म देखोगे तो वेरियस, सॉरी नॉट विकास इंजन फुल फॉर्म, ये तो अलग चीज है, ठीक है। विकास इंजन जो है काफी चीजों में लगा के देखा जा रहा है, वो है PSLV, ठीक है, GSLV एंड LVM, ठीक है, तीनों में ये आपका लगेगा। अब इससे सिग्निफिकेंट फायदा होगा क्या, देखिए ऐसा होता है, आपको स्पेस की एक प्रॉपर्टी बताओगी। स्पेस की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एक बार स्पेस में पहुंच जाए तो स्पेस क्या होता है, जहां पर मतलब कोई चीज अगर आपने एक धक्का मार दिया किसी डायरेक्शन में तो चलती रहेगी। सेम वे अगर मान लो हमारे रॉकेट एक बार स्पेस में पहुंच जाए और इंजन ऑफ कर दे तो भी एक गति से वो एक ही डायरेक्शन में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब मान लो इसको इस डायरेक्शन से हमें इस डायरेक्शन में लेकर आना है तो हम इंजन दोबारा स्टार्ट करके अपनी डायरेक्शन मोड़ सकते हैं। तो ये विकास इंजन की खास बात है। आपको हो सकता है बात बहुत छोटी लग रही हो, पर अगर ये सोच के देखो, विकास इंजन एक ऐसा इंजन है जो अर्थ पे बैठ के आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं इसे और ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई, आंसर आई। अब जरा हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू विकास इंजन का अगर हम रेफरेंस ले, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी बात सही है जरा बताइए। पहली बात वो ये बोलता है इट इज अ लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन डेवलप्ड बाय इसरो, बिल्कुल सही बात है। जो विकास इंजन है उसमें जो लिक्विड जो इंजन होता है वो पेट्रोल की तरह ही होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ ऑक्सीडाइजर इन अनसिमेट्रिकल एंड डाइमेथाइलाइज्ड UDMH। ये ज्यादा हमारे लिए हो गया, ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, तो इसे छोड़ दीजिए। इट इज यूज्ड इन अ पोस्ट स्टेज ऑफ LMVR3 लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि हम 3 टाइप के रॉकेट्स में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये रॉकेट अबे आ जावे, ये रॉकेट हमारे हैं PSLV, GSLV और मार्क 3, और सॉरी मार्क 3 कह रहा हूँ, LMV3। ज्यादा मैंने भैया एवेंजर मूवी देख ली, मार्क 3 बोल रहा हूँ, आयरन मैन सूट की याद आ रही। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखो जरा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट क्या कहता है, जरा चिल्ला चिल्ला के बोलता भैया। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट वाली बात ही बोलती है कि कुछ न्यूज थी ना, कहाँ गई, हाँ क्या देखो, 2024 में ऐसा हुआ था कि वाइड स्प्रेड वाइल्ड फायर, मतलब 2024 में से जंगल में आग लगी थी सीवियर, ठीक है, और ड्रॉट भी हो गया था, ठीक। और जो अमेजॉन है एक तरह से बहुत ही वाइटल चीज है पूरे एनवायरमेंट के लिए। अगर मान लो इसमें आग लग जाए और इसमें ही सूखा पड़ जाए तो आपको पता है कि आपकी अर्थ में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज्यादा लेवल पे डिक्रीज जाएगा। क्यों ऐसा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करो तो आपको पता लगेगा जो अमेजॉन है वो भाई साहब, अमेजॉन के जंगल जो हैं उनको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि भैया हमारी अर्थ को मैक्सिमम जो ऑक्सीजन मिलती है वो अमेजॉन के जंगल से ही मिलती है, ठीक है। अब जरा अमेजॉन का आप जंगल देखोगे तो वो आपको कई देशों से कवर होता हुआ दिखेगा। देखिए, बोलीविया, ब्राजील, फ्रेंच गुआना, सुरीनेम, गुआना, ठीक है ना, फिर कोलंबिया, इक्वेडोर एंड पेरू, इन सभी देशों से कवर्ड है आपका अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई एक तो इन कंट्री के नाम भी पता चाहिए ना। यहां से आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए, अगर मान लीजिए आज हम जितना भी CO2 अपनी इंडस्ट्री या कहीं से निकालते हैं, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम जो एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है वो अमेजॉन का जंगल कर रहा है। और अगर आपके उसके साइज का बात करना है ना तो इंडिया का डबल द साइज है। मैं पूरे इंडिया का जितना लैंड मास है ना उसका डबल कर दो, उतना बड़ा तो खाली अमेजॉन का जंगल ही जंगल है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहां से हम आगे चलते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी कि ये CO2 एब्जॉर्ब करता है और मैक्सिमम O2 देता है, पर कितना देता है वो है 2 बिलियन टन CO2 ये एनुअली एब्जॉर्ब करता है। अगर ये चला जाए ना तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ने लगे, ठीक है। ये हमारा मेजर प्रोडक्शन है, मैंने आपको बता दिया भैया। इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एक बात और जो मैंने आपको नहीं बताई है,
कि 20% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर जो होता है वो अमेजोन की रिवरों से ही पास होता है, ठीक है ना। अगर भाई साहब ये जो है, ये जो बंदा है मतलब अमेजोन का जंगल, ये अफेक्ट हो जाए ना, तो वहां पर जो अमेरिका में मॉनसून आता है वो अफेक्ट हो जाए, ठीक है ना। इस पूरे एरिया में बारिश ढंग से ना हो अगर अमेजोन का जंगल उड़ जाए यहाँ से, पूरी की पूरी मॉनसून इस जंगल पे डिपेंडेंट है। तो भैया ये पूरी कहानी है। तो ये न्यूज में क्यों आई थी, दो कारण से आई थी। एक तो अमेजोन की जंगलों में आग लग गई थी और लगने के बाद वहां पर सूखा पड़ गया था, इस चक्कर में न्यूज में बनी हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन। आपको पता है जब मैं छोटा था तो मैं क्वेश्चन बोलता था। यूपी बोर्ड के लोग क्वेश्चन बोलते हैं, तो हमें ऐसे ठीक करना पड़ा, ऐसे कहते हैं क्वेश्चन। चलिए, which of the following statement regarding the Amazon rainforest is correct? इनमें से कौन सी बात Amazon rainforest के लिए एकदम सत्य है। देखिए, Amazon rainforest के बारे में एकदम सत्य बात बोले हैं, तो सत्य बात में है इट स्पैन मोर देन 5 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। बिल्कुल सही बात है, दिल से बात बोली गई, बिल्कुल सही बात है। इट कंट्रीब्यूट नियरली 1/5 वर्ल्ड फ्रेश वाटर रन ऑफ। बिल्कुल ये भी बात भी एकदम सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है। इट्स अ ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट लोकेटेड एट द टेम्परेट क्लाइमेट जोन। नो, दिस इज नॉट अ ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। ये बिल्कुल भी एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं है। ये यहाँ पर एक इक्वेटोरियल जोन पे एक रेन फॉरेस्ट है। इक्वेटोरियल रेन यहाँ पर होती है यहाँ पर, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए ओके जी, आगे देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है थोड़ा करना है तो तुम्हें करना है। ओके, कॉफी माय फेवरेट थिंग। तो भैया मुझे कॉफी बहुत पसंद है और कॉफी न्यूज में बनी थी। ऐसा हुआ था कि हमारी इंडिया ने पहले हम टी का प्रोडक्शन ज्यादा करते थे, अब हम कॉफी का प्रोडक्शन हम ज्यादा करने लगे, ठीक है ना। इंडिया में कई टाइप की कॉफी ग्रो होती हैं, उसमें से हमारे पास 4 टाइप की कॉफी हैं। एक है अराबिका, रोबस्टा, लिबेरिया एंड एक्सेल्सा। ये हम कॉफी भैया हम दुनिया को बेचते हैं और खुद भी हम खाते हैं। नाउ इसमें हमारी जो रैंक है ग्लोबली वो है 7th प्रोडक्शन में, ठीक है। हम कॉफी बनाते हैं। नाउ हमें ये बात समझनी चाहिए कि आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि अगर आपको कॉफी अगर बनानी हो तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमें 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तो क्या राजस्थान में पैदा हो सकती है? नहीं बच सकती। हमें रेनफॉल भी अच्छी खासी चाहिए, 1500 से लेकर 2500 mm रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर बहुत हो, मतलब खाद वाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये कॉफी बन सकती है ना। अब इसका जो मेजर प्रोडक्शन होता है वो मेनली 3 स्टेट में होता है। साउथ इंडिया में होता है कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब इन 3 जगह में सबसे ज्यादा होता है। इसमें भी अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो कर्नाटका भैया दबा के भैया देता है। बट कुछ और स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा कि भैया हमारे में कैपेबिलिटी है, हम भी कॉफी उगा सकते हैं। तो इमर्जिंग स्टेट एरिया में आया है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उन्होंने भी कहा है कि हम भी उगा सकते हैं, क्लियर है ना। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट वैल्यू में हमारी क्यों हम मतलब भैया आगे दिख रहे हैं, यहाँ पर इसलिए दिख रहे हैं हम। ऐसा था जो यूरोपियन यूनियन ने उसने कहा था कि जहां से भी डिफॉरेस्टेड एरिया से कॉफी या कुछ बन रही है तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। जिसकी वजह से वहां पर जो बन रही कॉफी थी वो यूरोप नहीं ले रहा है, तो अब उनको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा कॉफी की डिमांड हो गई है। स्पेशली जो एक कॉफी का नाम है रोबस्टा कॉफी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है या जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस चक्कर में ये न्यूज में बना हुआ था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन हमारा कहता है विद रेफरेंस टू कॉफी कल्टीवेशन कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला, इंडिया रैंक अमंग द टॉप 5। नहीं, वी आर एट द 7th रैंक, ठीक है। रोबस्टा कॉफी इज प्रेफर्ड फॉर द इंस्टेंट कॉफी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज। बिल्कुल सही। सेकंड, कॉफी रोबस्टा कॉफी की मैक्सिमम डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थर्ड है, कॉफी इंडिया इज द मोस्टली ग्रोन अंडर द सनलाइट टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है। जहां पर सनलाइट की मात्रा अच्छी होती है और 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, 1500 से लेकर 2500 mm की बारिश आपकी हो रखी होती है, वहां पर ही आपकी कॉफी ग्रो होती है। और भैया सेकंड और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डी अमोनियम फॉस्फेट। भैया ये एक टाइप का ना फर्टिलाइजर है जो आपको पता होना चाहिए, डी अमोनियम फॉस्फेट। और ये रिसेंटली ना यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया है
वन टाइम स्पेशल सब्सिडी की भी इसकी सब्सिडी बढ़ती रही, मतलब अभी चालू है। और जो आम कस्टमर है, मतलब आम फार्मर है, वो 3500 पर मेट्रिक टन के हिसाब से ये भैया खरीद सकता है। ठीक नाउ, अब इसकी खास बात क्या है मैं आपको एक बात बता दूं, ये यूरिया के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाला फर्टिलाइजर है, ये आपको बात समझनी चाहिए। ठीक, ये मदद करता है प्लांट्स के नाइट्रोजन में, फास्फोरस में, क्रूशियल प्लांट ग्रोथ में ये मदद करता है। फिर ये बात करता है हाईली सॉल्युबल एंड क्विकली रिलीजिंग फॉस्फेट एंड अमोनियम इनटू सॉइल। ठीक, इसकी खास बात क्या है, और ये फॉस्फेट और अमोनियम जो होती है सॉइल में तुरंत वो रिलीज करने में मदद करता है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। यूरिया के बाद सेकंड बेस्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसका प्रोडक्शन इंपोर्ट क्यों करा जा रहा है ज्यादा? देखो, पहली बात तो इसका प्रोडक्शन इंपोर्ट है 4.3 मिलियन मैट्रिक टन, बहुत ज्यादा है। 2023 की फाइनेंशियल ईयर की आपकी बात कर रहा हूं मैं। और उसके बाद यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि इसमें ना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है भी, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी वजह से तो इसका इस्तेमाल है ही बहुत ज्यादा, लोग यूज कर रहे हैं, पर एडिशनल यूज भी है इसका। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखी होगी, मैं देखना चाह रहा हूँ, यहाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मुझे खावा का एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, डाई अमोनियम फॉस्फेट को हम टैप कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप। तो देखो यहाँ पर आपको ना नीचे आते आते ये वर्ड यहाँ पर दिख जाएगा आपको, टैप। देखो, टैप इज ऑल्सो इम्पोर्टेड टू मीट द एग्रीकल्चर सेक्टर डिमांड। टैप जो फर्टिलाइजर है हम खाली डोमेस्टिक यूज में नहीं कर रहे, बाहर भी इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ, डैप की एक खास बात और है। मान लीजिए आपको लगता है जंगल में आग लगने वाली है, आप डैप नाम का फर्टिलाइजर फैला दो, आग नहीं लगी। इंडस्ट्रियल यूज में बहुत अच्छा काम आता है कि अगर आपने कोई लोहे की चीज बनाई है, उसमें फिनिशिंग शाइनिंग लेकर आनी है, तो आप डैप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको शराब कह रहा हूँ, वाइन जल्दी बनानी है, तो आप उसको शराब को जल्दी से फर्मेंटेशन मतलब सड़ाना शुरू कर सकते हो। ग्रेप्स को जल्दी से सड़ाने का काम प्रोसेस अगर करना है तो आप इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? ये बात आ गई। अगर इससे क्वेश्चन समझे हुए, क्वेश्चन क्या बनना है यहाँ पर? क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डैप इज करेक्ट। डाई अमोनियम फॉस्फेट के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज मोस्ट वाइडली यूज एज अ फर्टिलाइजर इन इंडिया। मोस्ट वाइडली तो मैं नहीं कहूंगा कि भैया सबसे ज्यादा तो यूरिया का इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू नाइट्रोजन फॉस्फोरस, बिल्कुल सही बात है। टैप का बहुत ज्यादा हाईली सोल्यूबल है और क्विकली रिलीज करता है न्यूट्रिएंट सॉइल। ये भी बात भी सही है कि भैया अगर मुझे अमोनियम या कोई और फॉस्फेट भी हमें सॉइल में तुरंत रिलीज कराना है तो उसके लिए टैप बहुत अच्छा एक फर्टिलाइजर है। तो बी इज द राइट आंसर ओवर है। क्लियर है? बिल्कुल सर, बात एकदम सही है आपकी। अगली बात पे आते हैं हम जरा। अगली बात क्या कहती है? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का तो भैया ये बहुत ही खतरनाक खबर है, और इस खबर के चलते मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला काफी बिगड़ता जा रहा है। सी, ऐसा था, नेट जीरो बैंकिंग अलायंस का काम ये था कि जो कार्बन एमिशन है उसको रोका जा सके। तो उसमें क्या था, बहुत सारे बैंक जैसे मेजर यूएस बैंक, क्लीनिंग, गोल्डमैन सैक, वेल मार्गो, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ये सब के सब भाई साहब आगे आकर इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कि हम कार्बन एमिशन को रोकने में मदद करेंगे। बट रिसेंटली क्या हुआ, इन सब लोगों ने कह दिया कि हम ये वाला जो प्रोजेक्ट था 2050 तक नेट जीरो एमिशन का, कार्बन का निकलना, उसमें हम छोड़ के जा रहे हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पर? ठीक है ना, रीजन ये था कि उनको लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई खास बात नहीं है। तो यूएस बैंक ने कहा है हम एग्जिट मार रहे हैं। इट इज व्हाट इट इज। ठीक है ना, जो हम कह रहे हैं भैया यही बात आप समझ लो सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बनना है। डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है कि जो एनवायरमेंट एक प्रॉब्लम है वो एक फेक प्रॉब्लम है। एग्जिस्टेंस कोई ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो पहले इसका प्लान ये था कि 2050 तक बिल्कुल ही नेट एमिशन खत्म कर देना है। अंतरिम टारगेट मतलब 2030 तक, कि पहले हम 2030 को एक डेडलाइन मान के चलेंगे और फिर 2030 के अकॉर्डिंग 2050 में हम जो भी काम बचा हुआ वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, फोकस ऑन कार्बन हैवी सेक्टर, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थी उन पे हमारा काम था। और क्योंकि इनमें से कोई भी इंडस्ट्री से मतलब कार्बन एमिशन इंडस्ट्री से संबंध नहीं रखती, तो अपनी ये रिपोर्ट भी एनुअली निकालने वाले थे कि भैया जिससे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट बिना किसी दबाव के बना सकें। बट यूएस गवर्नमेंट ने ही इन्हें रोक दिया है। विद रेफरेंस टू नेट जीरो बैंकिंग अलायंस NZBA, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी बात सही है? इट वॉज लॉन्च बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर द UN एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये जो है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया था
बिल्कुल बात सही है, बैंक ने लॉन्च किया था। इट एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। बिल्कुल बिल्कुल भी कार्बन एमिशन का इस्तेमाल ना हो, ये उनका एम था। सेकंड बिल्कुल सही बात है। ऑल मेजर यूएस बैंक कंटिन्यू टू रिमेन द मेंबर ऑफ अलायंस। नहीं, जितने भी यूएस बैंक थे उन्होंने कह दिया हम जा रहे हैं, टाटा और टेक कर, आप अपना ख्याल खुद रखें, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं हम। अब आता है गाड़ी का। देखो हमारे देश में डॉग ब्रीडिंग जो है, मतलब ऐसा था कि हम ये मानते थे कि जर्मन शेफर्ड्स और बाकी जो लैब्राडोर हैं ये ब्रीड्स बहुत अच्छी हैं। और इसमें एक डॉग है गाड़ी डॉग, ये आपने देखा भी होगा, यूएस में भी बहुत देखने को मिलता है। गाड़ी डॉग एक माउंटेन डॉग है जो कि आपको हिमालय नेपाल वाले एरिया में देखने को मिला है, एक हिमालयन ब्रीड है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करा गया है इंडियन ब्रीड में। पहले, इससे पहले कई ऐसे हिंदुस्तानी कुत्ते जिनको हम ऑलरेडी हम करते हैं कि हमारी प्योर ब्रीड है, हमारी हिंदुस्तान की शान है। जैसे पहले था राजपल्लयम, एक साउथ इंडियन कुत्ता है, बहुत ही पतला टाइप का होता है और ये आज इंडियन आर्मी में भी है, ठीक है ना। फिर है छिपारी एंड मुदगल। मुदगल वो होते हैं जो आपको स्ट्रीट डॉग देखने को मिलते हैं ना, ब्राउन रंग के, ये वो मुदगल होता है ना। अब ये इन कुत्तों में एक और कुत्ते का नाम आ गया है जिसका नाम है गाड़ी डॉग, और ये किसके द्वारा आया है, ICAR-NABGR। ये हमारी वो है जो रिकॉग्नाइज करती है कि यार ये हमारा है ब्रीडिंग में, ठीक है। तो जो ये कुत्ता है ये आपका एक तरह से हिमालयन कुत्ता है और भेड़ बकरियों को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम आता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड वाले इलाकों में ये कुत्ता आराम से आपको देखने को मिलेगा। इसके कई नाम हैं, जैसे इंडियन पैंथर हाउंड, इंडियन लेपर्ड हाउंड, ठीक है, फॉर इज एबिलिटी टू फाइट स्नो लेपर्ड। ये इतना काबिलियत है कि स्नो लेपर्ड को भी धक्का मार के बाहर फेंक सकता है, इतनी ताकत रखता है। इसलिए इस कुत्ते को ये नाम भी दिया गया है, इंडियन पैंथर हाउंड और इंडियन लेपर्ड हाउंड, ठीक है। आगे देखिए जरा, इसकी खास बात क्या है कि गाड़ी शेफर्ड टू गार्ड शीप एंड गोट्स फ्रॉम द प्रेडेटर, कि भैया शेर वेर आ जाए तो उनसे लड़के भगाने में ये बहुत ज्यादा काबिल लगता है। ये कुत्ता अपने आप में साइज में काफी अच्छा है, मीडियम टू लार्ज साइज में आते हैं। 28 इंस्टॉल होते हैं, 40 केजी इनकी मतलब हाइट होती है, ठीक है। एक वेदर रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इनको सर्दी वर्दी से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ में सो सकते हैं, बर्फ में लेट सकते हैं, इन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेल सूटेड फॉर द हार्श हिमालयन क्लाइमेट, जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां के बहुत अच्छे कुत्ते माने जाते हैं। नाउ अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये बनता है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गाड़ी डॉग। गाड़ी डॉग एक इंडिजिनस ब्रीड है जो हिमालय रीजन में मिलती है, बिल्कुल सही बात है ये एकदम, ठीक है। द ब्रीड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ICAR-NABGR, बिल्कुल सही बात है, ये भी एकदम सही है, कि दोनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट है प्राइमरी यूज फॉर हर्डिंग कैटल इन द ट्रॉपिकल रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है ना, वहां पर कैटल की हर्ड मतलब ट्रॉपिकल रीजन समझते हो, मध्य प्रदेश वाला इलाका, मध्य प्रदेश गुजरात में भेड़ बकरियों को चलाने के काम आता है। नहीं भैया, थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड ही एकदम सही पॉइंट है, ठीक है। यहां तक की बात हो गई है, आगे चले। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप, क्या बात है। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप क्या है, देखो ऐसा था कि प्लास्टिक को पूरी तरह से धरती से गायब करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसका नाम रख दिया गया है GPAP, ठीक है। 25 कंट्रीज में इन्वॉल्व थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसकी शुरुआत की थी कि भैया हम GPAP को लेकर आएंगे और उस पर काम करेंगे, ठीक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने आप में 2019 में ये बना था, ठीक। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तो दुनिया भर की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो लीडर्स हैं उनका एक ग्रुप है। तो उन्होंने बाकी कंट्रीज को लेकर आया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम प्लास्टिक का जो पोल्यूशन है उसे खत्म करेंगे, प्लास्टिक को हम इकोनॉमी में सर्कुलाइज करेंगे, जो भी हम कर सकते हैं उसको एक बेहतर यूज में करेंगे, जैसे रोड बना लेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे, ये सब, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम सरकारों को, बिजनेस को, सिविल सोसाइटी को एक साथ लेकर आएंगे जिससे मामला रिड्यूस हो, ठीक है। GPA जब एक्सलेट होगा और काम शुरू होगा तो वो इकोनॉमी को घुमाएगा और पॉल्यूशन को कम करेगा, ठीक है। मतलब प्लास्टिक से चलने वाली जो इकोनॉमी है उसको ठीक करेगा और उसको रिसाइकिल करके एक इकोनॉमी बनाएगा। जैसे आपकी रोड आजकल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक है बुर्किना फासो, अगर आप सर्च करना, बुर्किना फासो में प्लास्टिक का इस्तेमाल करके टायर बनाए जा रहे हैं, जबकि वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। बहुत बुरी हालत है वहां पर, बट काफी अच्छा काम करा जा रहा है वहां पर इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो चाहती है कि GPAP बहुत तेजी से सभी गवर्नमेंट अपने उसमें इस्तेमाल करें। क्यों, एक तो वेस्ट कम हो, दूसरा नौकरियां बहुत बढ़ेंगी, ठीक है। अवेयरनेस बढ़ाएंगे तो लोगों का माइंडसेट चेंज होगा और इन्वेस्ट एंड मोबिलाइजेशन, मतलब कंपनियां आकर काम करना पसंद करेंगी इस चीज के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। आगे देखिए जरा, ये है यहाँ पर
इसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसे इसको हटाता हूँ। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क क्या है? सिचुएटेड, ये जो सिचुएटेड है वो उड़ीसा में है, ठीक है। एक डेल्टा रीजन है यहाँ पर समुद्र के पास। डेल्टा रीजन समझते हो? एक ऐसा रीजन जहां पर पानी बीच बीच में लैंडमार्क छोड़ देता है। जो नदियां होती हैं बीच बीच में लैंडमार्क छोड़ देता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रह्मानी, बेतरानी, धामरा रिवर का। ये एक्चुअली 3 रिवर का, मैं दोबारा बोलता हूँ तो प्रोनाउंसिएशन इतनी खतरनाक हो जाती है ना कुछ चीजों की, कि मेरे से वैसी प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है और ये और दिक्कत कर रहा है। चलो देखो, ये कह रहा है ब्रह्मानी रिवर, बेतरानी रिवर और धामरा रिवर, ये 3 रिवर को मिलाकर यहाँ पर एक नेशनल पार्क बना हुआ है जिसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है ना। अब ये नेशनल पार्क ऐसा नहीं है पहली बार बन गया, 1826 में, नॉट 1826 में, मतलब ये बहुत पहले उड़ीसा में इस पार्क, नेशनल पार्क को गठित करा गया था। पर 2025 में यहाँ पर जो क्रोकोडाइल रहते हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखी है। पहले हमने देखा था कि 2024 में ये 181 थे, बट अब नाउ इनकी संख्या हो गई है 1826। कितनी हो गई है? 1826। क्लियर है? ये बात हो गई। नाउ एक बात और है कि ये एक रामसर साइट है, ठीक है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका गठन जो हो गया था 1975 में हो गया था, पर इसको रामसर साइट का दर्जा 2002 में मिल गया था। तो भाई यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी एग्जाम में आने के लिए। रामसर साइट हमेशा एग्जाम का एक पार्ट बनती है, याद रखना। ये भितरकनिका नेशनल पार्क आपके एग्जाम में जरूर आएगा। दूसरी बात, अगर हम सुंदरबन डेल्टा के बाद कहीं जगह एक मैंग्रोव फॉरेस्ट देखना चाहते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो वो हमें यहीं देखने को मिलता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये 3 मैंग्रोव स्पीशीज को यहाँ पर देखने को मिलता है। एक का नाम है एफ्सीनिया, रिजोफोरा एंड हेरेट्रा। ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको कुछ स्पीशीज देखने को मिलेंगी। एक तो सॉल्ट वाटर, मतलब खारे पानी का आपको क्रोकोडाइल देखने को मिल जाएगा। पाइथन, किंग कोबरा, वाटर मॉनिटर लिजार्ड एंड स्पॉटेड डियर एंड वाइल्ड बोर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एक कमाल का पक्षी देखने को मिलता है यहाँ पर, माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर बहुत है, जैसे ओपन बाइल स्टॉक्स एंड हेरॉन्स। ये 2 बर्ड्स हैं जो आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी। क्लियर है? ओके जी। एक बात और, यहाँ पर ये वाला जो बीच, यहाँ का जो बीच है, जो इसका समुद्र तल है ना, मतलब जो बीच के किनारे इसका जो नेशनल पार्क है, इसमें खास बात है कि इसके बीच पे, इस नेशनल पार्क के बीच पे आपको ऑलिव रिडल टर्टल देखने को मिलेंगे। क्या कह रहा हूँ? ऑलिव रिडल टर्टल देखने को मिलेंगे, जो यहाँ की खास बात है। 2 चीजें यहाँ पर बहुत खास बात है, एक क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और दूसरा है ऑलिव ग्रीन टर्टल, ठीक है ना। ऑलिव रिडल टर्टल, सॉरी नॉट ऑलिव ग्रीन टर्टल, ऑलिव रिडल टर्टल। नाउ अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो जरा इसका एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोलता है भाई साहब? क्वेश्चन बोलता है विद रेफरेंस टू भितरकनिका नेशनल पार्क कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी बात सही है? तो पहला बोलता है ये लोकेटेड है 3 नदियों के किनारे पे। हाँ, ब्रह्मानी, बेतरानी एंड धामरा रिवर, बिल्कुल सही बात है। और इस किनारे को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। जब नदियां अपने बीच में लैंडमार्क छोड़ देती हैं तो उसको हम कहते हैं डेल्टा। नाउ इट इज अ होम ऑफ इंडियन ओनली टर्टल सेंचुरी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर टर्टल्स मिलते हैं? हाँ। और ये एक ऐसी सेंचुरी जहां पर सिर्फ टर्टल मिलते हैं, और फिर ऐसी हमारे पास नेशनल पार्क है ही नहीं। तो ये बात भी सही है, बिल्कुल ये बात सही है। भितरकनिका इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। नहीं, गलत है। ड्राई डेसिडियस वो होता है जहां पर सूखा होता है और वहां पर थोड़े से जंगल आपको देखने को मिलते हैं। ड्राई डेसिडियस हम कहते हैं, ठीक है। अगर आपने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वाली वीडियो ज्योग्राफी की नहीं देखी तो प्लीज देख लेना, जस्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन बाय शुभम वाश ने आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए जरा, अगला है रेड होल माइनिंग। भैया रेड होल माइनिंग ना एक्चुअली क्या था, ये न्यूज में बनी। क्यों बनी मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो आप गंदे गंदे काम करो ना आसाम में, रेड होल माइनिंग, रेड होल मतलब रेड जैसे चूहे की तरह छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उसमें लोगों को भेजा और वहां से कोयला निकाला। तो इतने छोटे गड्ढे होते हैं कि अगर वो बंद हो गए तो आदमी वहीं फंस जाएगा, ठीक है ना। और उन रेड होल माइनिंग में इंसान को ना रैंग रैंग के जाना पड़ता है जिससे वो आराम से अपना कोयला निकाल सके, अदरवाइज नहीं जा सकते। नाउ यही बात वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यूनियन गवर्नमेंट को ओवर द ट्राइब वर्कर, कुछ लोग अभी फंस गए थे वहां पर, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है ना।
उस रेड होल में पानी आ गया था और वो डूब के मर गए थे वहां पर। नाउ मेघालय में जो कोल होता है वो रेड होल माइनिंग से निकाला जाता है। जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका होता है, कोई आपसे पूछे कोयला कैसे निकालता है, तो रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग का मतलब है छोटा छेद है और छोटे छेद में घुस के आपको कोयला निकालना है। क्या निकालना है? कोयला निकालना है। इसे हम कहते हैं रेड होल माइनिंग। नाउ अब रेड होल माइनिंग अगर आपको समझ में आ गया हो, सबसे पहले तो ये अनसाइंटिफिक मतलब क्या कहते हैं प्रैक्टिस है। हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो कोल का माउथ साइज ओपन हो, काफी बड़ा हो, जिससे जब अगर कोई दिक्कत आ जाए तो भाग कर सारे के सारे लोग आ सके। ठीक है ना। नाउ अब कहानी क्या है? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यार इसको बैन क्यों करा गया था? बैन करने की समस्या समझो। पहली बात तो मेघालय एक 6 शेड्यूल स्टेट है जहां पर माइनिंग होनी नहीं चाहिए कायदे में। ठीक है ना, जहां पर मतलब कंट्रोल कर रखा होता है, बट फिर भी वहां पर इलीगल फॉर्मेट में माइनिंग चल रही है। जब से इसे स्टेटहुड मिला है, लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है कि भैया माइनिंग निकाल सकते हो आप। बट यहाँ पर कई सारी दिक्कत आ रही थी। पहली बात, हमें पेड़ काटने पड़े। दूसरी बात, जब हम माइनिंग कर रहे थे तो कुछ हार्मफुल जो मिनरल्स होते हैं जैसे सल्फेट, आयरन, वो पानी में मिल जाते हैं और मछलियों को मार देते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और बात है, चाइल्ड लेबर आ रखा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आ रखा है। ठीक है ना। और रेड होल माइनिंग तो यहाँ पर होती है। दूसरी बात, यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, गवर्नमेंट इसे कंट्रोल ही नहीं करती है, प्राइवेट प्लेयर इसे आके कंट्रोल करते हैं। ठीक है। आफ्टर मेघालय बिकम 1972 में जब जैसे उसे स्टेटहुड मिला तो माइनिंग वहां पर बूम होने लगी और वहां पर एडवांस मशीनरी की कमी आज भी है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पूरी कहानी है। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं ना। क्वेश्चन है, इट इज प्राइमरली यूज इन द एरिया विद थिक एंड इजीली एक्सेसिबल कोल सीम्स। ठीक है ना। ये जो रेड होल माइनिंग है वहां करी जाती है जहां पर एरिया बहुत थिक है और आसानी से कोल निकाला जा सके। ठीक है। तो भैया गलत है, बिल्कुल आसानी से नहीं निकलता, इसलिए वहां पर रेड होल माइनिंग की जाती है कि अगर गड्ढा छोटा होगा तो जो पूरी माइन है वो ढहेगी नहीं। ठीक है ना, इसलिए छोटा गड्ढा किया जाता है। द मेथड इन्वॉल्व्स नैरो टनल डग इनटू द ग्राउंड फॉर अ कोल एक्सट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात, छोटा सा गड्ढा बना देता है जिसकी वजह से निकाला जाता है। अगला है, रेड होल माइनिंग इज कंसिडर लीगल मेथड फॉर। नहीं, रेड होल माइनिंग तो कहीं से भी लीगल नहीं है। तो आंसर बचा यहाँ पर 20 सेकंड इज द राइट आंसर, बाकी सब बकवास है। आगे यहाँ पर देखो, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। व्हाट वाज रेड होल माइनिंग बैन बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? ग्रीन ट्रिब्यूनल, अच्छा ये तो मुझे क्वेश्चन कराना ही है, तो तुम्हें करना है, पता होगा मैं क्यों कराऊं, दिमाग खराब है। ओके, कीलिंग कर्व। कीलिंग कर्व क्या होता है? कीलिंग कर्व क्या होता है? देखो ऐसा था कि ये एक कर्व बनाया गया, ये बनाया गया था CO2 के ट्रेंड को पता करने के लिए। ये हवाई कहाँ आता है? यूएसए के अंडर आता है। वहां पर एक मोना लोआ ऑब्जर्वेटरी है, वहां से पता लगाया था। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को शुरुआत की थी कि CO2 को नापने के लिए एक ग्राफ बनाना चाहिए कि वो किस लेवल पे किस दिशा में बढ़ रहा है। तो बनाया था डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंग ने, उन्हें बनाया था। और ये वाला जो ग्राफ है 1958 में इस ग्राफ को स्थापना कर दी गई थी, जो अभी तक शो कर रहा है कि भैया कैसा हमारा जो CO2 का लेवल है वो किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या कि 2024 में जो कीलिंग कर्व थे उसने रिकॉर्ड किया था कि CO2 का लेवल पूरे 67 ईयर्स की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ठीक है ना। पहले ये रिकॉर्ड 2016 में देखा गया था और 2024 में दोबारा से इसका जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ा है। इस चक्कर में ये न्यूज में आ गया था। ठीक है ना। इसका कारण एक सबसे बड़ा यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर एल नीनो इफेक्ट। इस बारे में हमने जनवरी की न्यूज में भी बात किया था कि एल नीनो इफेक्ट हमने देखा, जिसकी वजह से CO2 का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब एल नीनो वाला जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, गारंटी की बात है कि एल नीनो का कंसेप्ट आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर है मेरा। या तो सीडीएस में आएगा या इंडिया में आएगा गुड़िया, और ऐसा भी सकता है दोनों में आ जाए। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई है। एक क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाट डज अ कीलिंग कर्व रिप्रेजेंट? तो मैं जरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कीलिंग कर्व जो रिप्रेजेंट करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा ना मेरे पास टाइम कम है, मेरे को 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है अभी। रीजन ये है, मुझे दिल्ली भागना है और मुझे ना 8 बजे निकलना था सुबह के, बट अभी 9 बजे है और मेरी ना रेपुटेशन की ABCD लगने वाली है वहां पर, जहां पर मैं पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा फास्ट लेके चलूंगा जिससे थोड़ा ये काम जल्दी हो जाए और मैं निपट लूँ। याला ग्लेशियर कहाँ पर है? हिमालय पे, नेपाल बॉर्डर पे है। वो कह रहा है कि याला ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है। अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है भाई? है मतलब यहाँ पर आई थिंक यही है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, हाँ, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, यही है। तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड नेशन के द्वारा बनी थी। इन्होंने दुनिया भर के जितने भी ग्लेशियर हैं
ठीक है ना, उन सब का एक डाटा बनाया और इस ग्लेशियर का डाटा इस बनाया कि जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहा है इसका मतलब उतनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है और अर्थ में जो ग्लेशियर की वजह से फ्लड आने के चांसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो नेपाल में एक ग्लेशियर है, ठीक है ना, वो बहुत तेजी से जाके पिघल रहा है जिसका नाम है याला ग्लेशियर, और इसकी जो पिघलने की कैपेसिटी है वो 36% है। 36% तक वो एक्सपीरियंस कर चुका है रिडक्शन इन देयर टाइम पीरियड, मतलब हर टाइम में 36% कर चुका है। एंड 2040 तक आते आते ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में इसका नाम टॉप पर है और इस वजह से न्यूज में बना था, इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए। इंडिया से भैया ये एसोसिएट है। अगर हम वर्ल्ड डे ऑफ ग्लेशियर की बात करें तो एडिशनल मार्च 2025 तक ये आ गया था भाई, ठीक है। ओके, अदर क्रिटिकल जो ग्लेशियर है वो है चाइना का एक ग्लेशियर है जो 2023 तक डिसअपीयर हो जाएगा जिसका नाम है डाबू ग्लेशियर, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्लाह भैया न्यूज में देखिए जरा याला ग्लेशियर के बारे में कौन सी बात सही है, तो मैं सीधे सही बात पे आता हूँ, वो है ये, इट इज द ओनली ग्लेशियर इन द हिमालय लिस्टेड इन द ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट। हाँ, अभी सबसे ज्यादा जो एकदम निपटने की कगार पर सबसे ज्यादा तेजी से निपट रहा है वो यही है, ठीक है ना। अब ये वाला आपने कहा सर ये वाला क्यों नहीं कहा, बेटा ये एंडेंजर्ड है, इसके बारे में ये नहीं कह रहे कि एक्सटिंक्ट हो ही जाएगा, इसे कंट्रोल करा जा सकता है, पर जो एकदम निपटने वाली कगार पे है वो है याला ग्लेशियर जिससे रोका नहीं जा सकता अभी, ठीक है ना। ये है खेल। आगे देखते जरा, अगली है रिवर इंटरलिंकिंग इंडिया। रिवर इंटरलिंकिंग इंडिया क्या है, अब क्या सीन है, क्या पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। लार्ज स्केल वाटर ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू अ डेफिशिएंट एरिया थ्रू कैनाल रिजर्वेशन एंड पाइपलाइन। देखो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमारे पास 4% का फ्रेश वाटर है, अगर हम रिवर को इंटरलिंक नहीं करते हैं तो हमारी हर जगह पूरे देश में पानी नहीं पहुंच सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि हर हाल में भैया पानी पहुंच जाना चाहिए। तो पहली बार 1858 में प्रपोज हुआ था, ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने कहा था कि भैया आपको कैनाल नेविगेशन करना चाहिए अदरवाइज काम नहीं बनेगा। एनपीपी को यह काम दिया गया कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाओ जिसमें 30 ऐसी प्रोजेक्ट बनाओ इसमें 2 नदियों को कनेक्ट करना पड़े। फिर ये काम आगे बढ़ाया गया एनडब्ल्यूडी के द्वारा, इसमें इनको सेटअप करनी थी पूरा पर कि भैया कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। नाउ 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 12 साल का समय काम खत्म करो वरना तुम्हारी ऐसी कम तैसी। नाउ इसी काम को जरा यहाँ पर समझो जरा, सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग। रिवर इंटरलिंकिंग में क्या हो रहा है, ट्रांसफर क्या हो रहा है बीसीएम, ठीक है। हमने बीसीएम के बारे में पहले जनवरी वाली न्यूज में बात की थी, शायद फरवरी में भी की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 34 मिलियन जो एरिया है वहां पर ये पानी इतना पानी पहुंचना चाहिए बाकी जगह पर थ्रू इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर। दूसरा 34,000 मेगावाट हाइड्रो पावर पानी निकलना चाहिए, ठीक है। लास्ट 24/7 ऐसा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल हो, ड्रॉट मिटिगेशन खत्म हो जाए जिससे जहां जहां सूखा पड़ता है पानी की कमी का वो खत्म हो जाए, फ्लड कंट्रोल हो जाए कि भैया पानी में इतना पानी आ रखा है नदी में कि भैया उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैनाल बना के उसको कंट्रोल किया जाए। लास्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट, प्रोवाइड इक्विटेबल वाटर एंड एक्सेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहां पर ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक एंड सोशियो बेनिफिट, ठीक है ना, इकोनॉमिक और सोशियो बेनिफिट यहाँ पर लाए गए हैं कि अगर हमने इसे इंटरलिंक कर दिया तो हमारे पास इंडस्ट्री के लिए पानी पीने के लिए भी और नौकरी देने तक के लिए हमारे पास सब चीजों के लिए पानी अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके काम करने में कई सारे प्रॉब्लम है भाई, तो जो एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्लाइमेट का टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं, जो वहाँ की मॉर्फोलॉजी मतलब नदी की जो एक स्ट्रक्चर है उसको वो बिगड़ जाएगी, ये सारी चीजें हैं। दूसरा, लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ेंगी, जहां जहां कैनाल बनेंगे वहां लोगों को घर छोड़ के जाने पड़ेंगे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा इशू है कि भैया हम उस स्टेट को इतना पानी नहीं देंगे अपनी नदी में से, ये एक डिस्प्यूट हो सकता है। हाई कॉस्ट एंड डिले रिड्यूस इन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, वैसे बनाने में कैनाल बनाने में बहुत बना रखे, पूरी नदी कैनाल मतलब नदी बनाना, ठीक है ना, हम उसे कैनाल बोल देते हैं पर एक्चुअल में है वो नदी, ठीक है। ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ठीक है ना। पर अगर हमने ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब सूखे के वक्त पानी को बचाना सीख जाएंगे। लोकल वाटर कंजर्वेशन, समुद्र में जाने से पहले हम उस पानी को इस्तेमाल कर पाएंगे, अच्छी तरह से इरिगेशन में उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्सप्लोर लोकलाइज सॉल्यूशन अलोंग साइड द लार्ज स्केल, लोकल लेवल पे भी सोल्यूशन होना चाहिए, बजाय ये नहीं कि हम खाली कैनाल पे डिपेंड हो जाएं। तो उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि हर शहर में एक लेक बना दी जाए जिस लेक से भैया पानी मिलता रहे, ठीक है।
अगला देखिए जरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि which of the following statement is a key benefit for the river interlinking project। तो सीधे भैया सी आंसर पे आता है। वो कहता है ट्रांसफर सरप्लस वाटर टू डेफिशिएंट रीजन, जो ऐसे रीजन है जहां पर पानी नहीं है वहां पर बूस्ट करने का काम बहुत ज्यादा करता है ये काम, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, अब हम जरा न्यूज के ऑलमोस्ट एंड पे आने ही वाले हैं। देखिए जरा डार्क ऑक्सीजन। देखिए भैया डार्क ऑक्सीजन के बारे में ना बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। नॉर्मली हमें बात पता है कि जो प्लांट है वो CO2 तो ले लेते हैं और O2 देते हैं, ऐसे जीवन चलता है, हमारा मानना ये था। पर हमारा मानना ये भी था कि जो मछलियां होती हैं जो समुद्र में रहती हैं वो ऊपर आती हैं, ठीक है ना, समुद्र की सरफेस पे आती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं, फिर नीचे चली जाती हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल आपका वेल आ जाता है, डॉल्फिन आ जाता है, ये एक प्राइमरी एग्जाम्पल था। तो काफी सालों से ना लोगों के मन में एक सवाल था, साइंटिस्ट के मन में, कि जो एकदम डीप ओशन लेवल पे रहती है, जो कभी ऊपर नहीं आती, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो एक नई डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है पॉलीमेट्रिक नोड्यूल। ये एक पत्थर होता है। इस पत्थर की खास बात क्या होती है कि ये CO2 तो ले लेता है, अंदर अंदर CO2 ले लेता है और O2 बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो ये एक पत्थर की डिस्कवरी हुई है जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसमें हमने कई मिनरल्स देखे जैसे मैंगनीज, निकल एंड कॉपर, जिसकी मदद से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ देता है। और हाइड्रोजन तो ये अलग एज अ गैस छोड़ देता है और ऑक्सीजन भी एज अ गैस छोड़ देता है। और ये ऑक्सीजन क्योंकि पानी में डिसॉल्व होती है तो ये इस्तेमाल कर पाता है, ठीक है ना। तो ये इस पत्थर की खास बात है, ये भी डिस्कवर हुआ है। नाउ अब विच प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ द फिनोमेना, सॉरी एक सेकंड ना ब्लैकआउट हो गया था, ये हो जाता है जिंदगी में, कोई बात नहीं। जो प्राइमरी सिग्निफिकेंस फिनोमेना है टर्म एज अ डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन। डार्क ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन है वो उसका सिग्निफिकेंस है क्या, इंपॉर्टेंस है क्या उसकी। पेन चलना बंद हो गया, पेन ने कह दिया हम नहीं चलेंगे, पेन कह रहा हम नहीं चलेंगे, पेन ने हक दिया, पेन ने लिटरली हक दिया है। देखा, दिस इज द हगिंग पावर। अब मिट भी नहीं रहा, मिट गया, 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 मिट गया। अरे मिट ना यार, तू क्यों परेशान कर रहा है, चल मिट। चलो तो वो कह रहा है कि जो प्राइमरी सिग्निफिकेंस है ये जो डार्क ऑक्सीजन प्रोडक्शन मिली है उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, इट चैलेंज द बिलीव दैट ऑक्सीजन जनरेट रिक्वायर सनलाइट। जो हम मानते थे कि पौधों को सनलाइट चाहिए तब जाके वो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, O2 को रिलीज करेंगे। तो भैया ये चीज यहाँ से जा चुकी है, ठीक है ना। ओके, नाउ यहाँ तक की बात अगर हो गई है तो यहाँ से जरा हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब है एल्गिन ब्लूम। वेरी गुड। ऐसा होता है, बात ध्यान समझिएगा, कि हम जब खेतों में फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्री से फर्टिलाइजर अगर पानी में आ जाता है तो जो एल्गी होती है ना, एल्गी उस फर्टिलाइजर को खाने लगती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर पूरी तरह से नदी को या रिवर को कवर कर लेता है। जिसकी वजह से क्या होता है, पानी में जो मछलियां होती हैं उन वो टैक हो जाती है क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और एल्गी क्या करती है, पूरी तरह से अगर उसे कवर कर लेगी तो वो पानी का जो सप्लाई है वो भी कम कर देती है, न्यूट्रिशन भी खा जाती है, और बहुत मतलब चीजें हैं यहाँ पर जो इम्पैक्ट करती हैं यहाँ पर। तो जो एल्गल ब्लूम है, ठीक है ना, ये बड़ा ही खतरनाक हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो एल्गी है, ठीक है ना, ये बढ़ कैसे जाती है। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, फर्टिलाइजर या जो भी चीजें होती हैं जो फैक्ट्री से निकलती हैं या फार्म लैंड से निकलती हैं वो नदी में गिरती है। जब नदी में गिरती है तो फॉस्फोरस जो है या नाइट्रोजन जो है वो एल्गी की ग्रोथ में मदद करता है। और एल्गी ग्रोथ तब होती है जब टेम्परेचर हाई होता है, मतलब समर वाले रीजन में ये बहुत तेजी से ग्रो होने लगती है। और जो पानी ऑलरेडी स्लो होता है मूविंग, वहां पर ये बहुत तेजी से ग्रो होती है। लास्ट चीज ये है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ऑलरेडी और एल्गी भी बढ़ा रही है, जिसकी वजह से रेनफॉल में चेंज होता है, पैटर्न में चेंज हो जाता है, ठीक। लास्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट टू एक्सेस न्यूट्रिशन रेन ऑफ। जो हम लोग बात बात पे फार्म लैंड को हटाकर या फार्म लैंड में जो पुअर प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है ना, उनके चक्कर में जो न्यूट्रिशन पानी से सॉरी सॉइल से हटके पानी में जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आने वाले टाइम में जो पानी होगा वो अपने आप में ब्लॉक हो जाएगा, पानी को हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपको ये बात समझना है कि टाइप्स ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम किस टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं टोटल, ठीक है। पहली है हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ये क्या होती है, टॉक्सिन जो हार्मफुल होते हैं मराइन में लाइफ, ह्यूमन, एनिमल,
उनको इम्पैक्ट करती है। दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, इसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोसाइटोसिन एंड एनोफेक्सिन। अब देखो भाई, ये सिंपल मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने में, तो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि हमारे पास जो एल्गी है, एल्गम ब्लूम मतलब एल्गी, ये 3 तरह से हार्म कर रही है। पहला तो ये है कि एक तरह से ये जो वीड जो होते हैं ना, तो आपकी फसलों के साथ जंगली पौधे उग जाते हैं, वो जैसी तरह से ये हार्म कर रही है। दूसरा ये है कि ये पूरे इकोसिस्टम को खत्म कर रही है, क्योंकि ऑक्सीजन खा जाती है। लास्ट ये है कि लास्ट में थर्ड पॉइंट ये है कि जो हार्मफुल होती है ह्यूमन के लिए, मतलब अगर मान लो ये जानवर मछलियां इसे खा भी लें तो भी उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा, कि जो वीड में जहर होता है वो हमें भी मिल रहा है। ठीक। दूसरा है रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है यहाँ पर? फिश की डेथ। फिश की डेथ क्यों हो जाती है? सनलाइट उन्हें प्रॉपर मिल नहीं पा रही है, वो आसमान मतलब हवा में आ नहीं पा रही है, जो मतलब सरफेस पे आके ऑक्सीजन लेती है वो नहीं ले पा रही है, और इस तरह से ये मछलियां या जो जानवर पानी में रहते हैं उनके लिए बहुत खतरे का कारण बन रही है। ठीक है। नाउ which of the following factor contribute to the formation of algam bloom? algam bloom के फॉर्मेशन में कौन सबसे ज्यादा मदद करता है? एक, न्यूट्रिशन पॉल्यूशन फ्रॉम द एग्रीकल्चर। बिल्कुल, ये न्यूट्रिशन नाइट्रोजन फॉस्फेट जाके पानी में मिल जाते हैं, वो एल्गी को पैदा होने में बहुत मदद करता है। दूसरा है वार्म वाटर टेम्परेचर, जैसे ही पानी गर्म होता है एल्गी पैदा होने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट बन जाता है। स्टेगनेंट वाटर बॉडी, अगर एक जगह पानी रुका हुआ है तो एल्गी बनेगा ही बनेगा, ये भी एक बात सही है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग वाटर करंट नहीं, अगर पानी बहता हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। 1 2 3 इज द राइट आंसर, ये रहे। चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब आता है श्री नारायण गुरु। ओके, श्री नारायण गुरु एक फ्रीडम फाइटर थे एंड सोशल वर्कर थे, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखिए, इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1856 में एजेवा जगह में हुआ था, जो कि एक ऑप्रेस कास्ट है यहाँ पर। ठीक है ना, वहां पर जैसे यहाँ पर हमारे दलित होते हैं तो वहां पर एवेजा होते हैं। ठीक है। और ये त्रिवेंद्रपुरम में हुआ था। त्रिवेंद्रपुरम जो है ट्रेवेनकोर जो एक स्टेट हुआ करता था उसमें एक आता था। जैसे आज हमारे पास त्रिवेंद्रपुरम अपने आप में एक शहर है, वहां ये ट्रेवेनकोर के राज्य के अंदर आता था ये। नाउ अब केरला के जो सीएम है जिनका नाम है पिनरी विजयन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया अटेम्प्ट टू एसोसिएट श्री नारायण गुरु विद द सनातन धर्म फोल्ड ड्यूरिंग द 92 शिवगिरी पिलग्रिमेज इनॉग्रेशन। उन्होंने कहा है कि इनको आपने सनातनी जो धर्म होते हैं उनके साथ जबरदस्ती मर्ज किया, जबकि सनातन धर्म से इनका कोई मतलब नहीं है। अब देखो, ऐसा है कि ये जो आदमी है, इन्होंने पहली बात तो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई करी थी कि कास्टिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती। हर भगवान ने हम सबको बनाया है और भगवान ने हमें ये ताकत दी है कि हम दूसरे लोगों में भगवान देखें। ठीक है ना, तो ये बात कहा करते थे ना। इन्होंने लोगों को एजुकेट भी करा। ठीक है, बताया कि सब लोगों की जात एक ही है, सब लोगों का धर्म एक ही है, सब लोगों के भगवान एक ही है। ठीक है ना, इस वजह से ये भैया न्यूज में बने रहे। ना इनके बारे में एक बात और कहा गया, इन्होंने जो शिव टेम्पल थे, ठीक है ना, उसमें रिचुअल्स में जो दलित वासी हैं, लोअर कास्ट लोग हैं, उनको आगे बुलाया। ठीक है, इन्होंने आश्रम बनाया जिनका नाम था शिवगरी। ठीक है, फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एंड एजुकेशन रिफॉर्म। नाउ पहले तो इन्होंने क्या करा, जो ब्राह्मण लोग थे उनका जो कंट्रोल था टेम्पल से वो हटाने में बहुत मदद करी। फिर जो टेम्पल्स में जो आम आदमी, जो मैंने पहले बोला था लोअर कास्ट पीपल है, वो अंदर जा सके, इन्होंने ये करा। नाउ 1888 में इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। फाउंडेड एसएनडीपी योगाम। ठीक है, जो हमने बोला शिवगिरी आश्रम वाली बात है, वो उन्होंने यहाँ पर स्टैब्लिश करी। कलेक्ट करे एक्शन, कास्ट ऑपरेशन, जो भी कास्ट के खिलाफ हो रहा है वो सब उन्होंने निपटाया, मतलब कि अब नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर 1904 के बाद यहाँ पर जो था, ये जो आश्रम की बात हम कर रहे हैं, वो यहाँ पर बनाने शुरू करे। एक आश्रम नहीं, अलग अलग आश्रम थे, एक था शिवगिरी आश्रम, दूसरा अद्विता आश्रम। ठीक, अब इसमें हर कोई आके रह सकता था। इसमें वही गॉड वन कास्ट वन रिलीजन वाले प्रिंसिपल पर उन्होंने काम किया। ठीक है, इन्होंने एक मिरर लगाया, कॉन्सेक्रेटेड मिरर इन द कैरवानिक कोर्ट टेम्पल सिंबलाइजिंग दैट द डिविनिटी रिसाइड विद इन द मल्सन। इन्होंने जो टेम्पल बनाए उसमें बड़े बड़े आईने लगाए और उसने कहा कि अपने आप को झांक के देखो, तुम्हें भगवान दिखेगा, तुम्हारे अंदर ही भगवान है, मंदिर मूर्तियों में खाली भगवान मत देखो। ठीक है, तो उन्होंने ये बात भी कही। इन्होंने ये बात हो गई। ओके, अच्छा एक और बात, इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, किताबों के नाम याद रखिए। इसका नाम है अतमोस प्रदेशा सतकाम। ठीक है, दूसरा है दवैया दसकाम। ये कुछ किताबें हैं जिन्होंने लिखी थी, जो आपको पता होनी चाहिए।
ओके, तो ये एग्जाम में आने वाले काफी इंपॉर्टेंट नाम है जिनका नाम आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम है श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु नाम याद रखना, कंट्रोवर्सी में आ गए थे अभी, क्योंकि ये लोग जो क्या नाम है, अब एक सनातन धर्म होता है उसमें कहा जाता है सनातन धर्म के वन ऑफ द गुरु हैं, जबकि सनातन धर्म में लोअर कास्ट वाला जो इशू है वो बना हुआ था, तो इसलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्री नारायण गुरु इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही है। He emphasized the spiritual inclusivity और inner purity, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि हम सब में भगवान है और हम सब में आप ईश्वर की प्योरिटी या आस्था को देख सकते हैं। He supported the वाइकॉम सत्याग्रह, बिल्कुल वाइकॉम सत्याग्रह उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया था। ठीक है, अब मैं आपको वाइकॉम सत्याग्रह अगर दिखा दूं तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा वाइकॉम सत्याग्रह क्या होता है। ये देखिए, वाइकॉम सत्याग्रह क्या था, ये जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको जो टेंपल में नहीं जाने दिया जा रहा था, उनकी एंट्री अंदर कर दी, इसको काम क्या था, वाइकॉम सत्याग्रह। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब हम आ जाते हैं सावित्री बुले फुले पे। आई थिंक ये हमारी सेकंड लास्ट न्यूज है, उसके बाद हमारा मामला खत्म हो जाएगा। तो सावित्री बाई फुले जो थी वो एक बहुत बड़ी रिफॉर्मर थी। उनकी शादी ज्योतिराय फुले से हुई थी, जो कि पुणे में पुणे कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में, पुणे में नहीं कहूंगा, खाली महाराष्ट्र में इस शादी में एक खास बात देखी गई थी कि जो ज्योतिराय फुले थे वो अपने लाइफ में पहले इन्होंने अपनी बीवी को पढ़ाया, बीवी को पढ़ाने के बाद ठीक है ना, उन्होंने क्या करा कि बाकी गर्ल्स के लिए एक एजुकेशन खोल दी पुणे में। यस, मैं सही कह रहा था, पुणे में बिबड़ीवाड़ा में लड़कियों के लिए एजुकेशन खोल दी 1848 में। इनकी खास बात ये थी कि जब जब बच्चियों को पढ़ाने जाती थी ना, तो लोग इन्हें पत्थर मारा करते, रोज पत्थर खा खा के ये फिर भी पढ़ाने जाती थी लड़कियों को। ये खास बात है इनकी, ठीक है ना। नाउ ये हो गई। अच्छा, इनकी खास बात एक और है जो इनके बहुत ही कंट्रोवर्सी में आई थी, जो आपके गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, वो इनके खिलाफ थे। खिलाफ कैसे थे, उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहले लड़ो और जो बाकी सोशल रिफॉर्म है वो आजादी लेने के बाद लड़ेंगे हम, ठीक है। पर इनका मानना यह था कि सोशल रिफॉर्म भी उतने ही जरूरी हैं जितनी देश की आजादी। अगर देश आजाद भी हो गया और पुराने विचारों से बंधा रहा तो आजादी का कोई मतलब नहीं रहा। इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जिसका नाम है काव्य फुले, भवन काशी, सुबोध रत्नाकर, ये दूसरी किताब का नाम था इनका। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कहते हैं विडो मैरिज होती हैं उनको, या इंटरकास्ट मैरिज होती हैं उनको इन्होंने आगे बढ़ाया। चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, सती प्रथा को खत्म किया और डाउरी को लड़ने के खिलाफ इन्होंने काम किया। एक और बात है, इन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिबंधक गिरा फॉर प्रेग्नेंट विडोज फेसिंग, जो औरतें विडो हो जाती हैं और वो अभी भी प्रेग्नेंट हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, उनकी कोई सपोर्ट में नहीं आता, तो उनके सपोर्ट के लिए इन्होंने एक जगह खोली, इसका नाम था भारतीय प्रतिबंधक गिरा, ठीक है। लास्ट इनका एक काम था, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सेट अप द सत्य शोधक समाज in 1871 to promote social equality and launch सत्य शोधक मैरिज रिजेक्टिंग द ब्राह्मणिकल रिचुअल, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो उन्होंने कट्टरवाद बना रखा था ब्राह्मणों का, कि ब्राह्मण ये ब्राह्मण वो और उनके अकॉर्डिंग शादी होगी, ब्राह्मणों का होना जरूरी है, ये वगैरह वगैरह, तो ब्राह्मणों का रोल हटाने के लिए शादियों में से ये एक सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया। इसमें सोशल इक्वालिटी थी, शादी होने के लिए बस दो लोगों की मजबूरी होनी जरूरी है, ठीक है, दो लोग अपने साथ वादा अपना आपको निभा सकें कि हम करेंगे, ये है यहाँ पर लेकर। नाउ ह्यूमैनिटेरियन वर्क को जरा समझते हैं। वर्ड ड्यूरिंग द 1896 पैमीन जो हुआ था, भूखमरी थी, उसमें काम किया था। 1897 में प्लेग्यू फैल गया था, छुआछूत की एक बीमारी फैल गई थी, उसमें उनका एक बहुत बड़ा काम था, ठीक है। प्लेग्यू जब फैला था, ठीक है, तो जो बच्चे थे जो बहुत बीमार थे या जो पास हो गए थे, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो 1897 में हुआ था, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब सावित्रीबाई फुले भाई हर एग्जाम में आती है तो आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये बात पूछी जाती है कौन सी कम्युनिटी से आती थी, तो आती दलित माली कम्युनिटी फैमिली से आती थी, बहुत ही छोटी जाति कम्युनिटी से आती थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सावित्रीबाई फुले इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सावित्रीबाई फुले के लिए सही, कोई बात सही कही गई है। तो इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था, बिल्कुल सही बात है। इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने इन्हें पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने किताब लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी, नहीं ये बिल्कुल गलत, गुलामगिरी नहीं लिखी गई थी, ये गुलामगिरी इनके पति ने लिखी थी जिनका नाम था ज्योतिराय फुले, उन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बात हो गई। अब आता है महाकुंभ मेला।
आई थिंक ये है सेकंड लास्ट। ओके, थक गया मैं खोलते बोलते। चलो जी, महाकुंभ मेला की बात करते हैं। 12 साल में एक बार आपके सामने ये आता है। महाकुंभ मेला ये माना जाता है कि जब राक्षस और गॉड फाइट कर रहे थे, तो इसमें फाइट कर रहे थे वो अमृत के लिए, भैया अमृत मिल जाए दोनों में से किसी एक को। तो माना जाता है कि उस अमृत को उठा मतलब लेके ना, जब कई जगह गए थे तो उनमें से कुछ जगह ये अमृत गिर गया था। इसमें कुछ जगह का नाम है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। अब जो कुंभ मेला होता है वो दो टाइप में होता है, एक होता है महाकुंभ मेला, एक होता है कुंभ मेला। जो महाकुंभ मेला होता है वो 12 साल में एक बार आता है। जो कुंभ मेला होता है वो 3-3 साल की साइकिल में आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3-3 साल की साइकिल में आता ना। हाँ, एवरी 3 इयर्स की साइकिल में आता है, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। तो अब 2025 में जो आया था वो महाकुंभ मेला था, और मैंने ये आपको डिफरेंस बताया। महाकुंभ आता है 12 साल में और कुंभ मेला आता है 3 साल में। 3 साल में ये प्रयागराज, नासिक, नासिक ये ना, तो नहीं बोल रहा, हाँ, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और ये आपका हरिद्वार, ठीक है ना। यहाँ पर ये हर 3 साल में आता ही रहता है, पर 12 साल में से प्रयागराज में आता है। 12 साल में से प्रयागराज में ये आता है, ठीक है। प्रयागराज में आने का एक सबसे बड़ा रीजन है कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती। इन 3 नदियों का मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है, यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, एक बात मुझसे पूछी गई थी, बताइए कि कितने लोग महाकुंभ मेले में आते हैं। वो है 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग आते हैं यहाँ पर महाकुंभ मेले। नाउ आगे देखिए जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महाकुंभ मेला। इनमें से कौन सी बात सही है? क्या ये 12 साल बाद आता था? हाँ, बिल्कुल सही है। इट कॉमरेट द इवेंट ऑफ समुद्र मंथन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये बात भी एकदम सही है। इट वॉज इंक्लूडेड द यूनेस्को लिस्ट इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन 2023। देखिए, ये ना कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बना था, ठीक है ना, कि भैया इसको रखना चाहिए। पर ये जो बना था वो 2017 में बना था, ना कि 2023 में। तो छोटी सी गलती है। इंटेंजिबल हेरिटेज मतलब एक ऐसा कल्चर हेरिटेज जिसे आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कि जब 40 करोड़ लोग आते हैं तो वो श्रद्धा को आप महसूस कर सकते हैं। तो यूनेस्को ने डाला था, पर 2023 में डाला था। तो आंसर इज ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हो गई बात। अब आते हैं वेदांता पे। अच्छा जी, वेदांता क्या है? अच्छा, कितनी न्यूज है भाई? पहले मैं न्यूज देखूं। एक, दो, और दो के बाद आई थिंक ये गुरु गोविंद साहब भाग रही हैं, जहां तक मुझे पता है। दो के बाद निपट गए। हाँ, बस दो दो है, बस आखिरी 2 न्यूज हैं। 2 न्यूज आप देख लें बस, फिर हम खत्म हो जाएगा आपको। ओके जी, ओके जी, आ जाओ 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 आ जाओ। वेदांता, वेदांता, वेदांता क्या है? ये एक संस्कृत से बनाया हुआ वर्ड है वेदांता। वेदांता मतलब होता है क्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक्चुअली इनॉग्रेट कर दिया था इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ वेदांता इन जेएनयू, जिसकी वजह से ये न्यूज में बन गया, ठीक। अब ये यहाँ पर 6 ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल की फिलोसफी होती है इंडियन, उसको यहाँ पर ये काम में लेकर आता है। मतलब काम में क्या करता है, मतलब इसमें स्टडी करता है, ठीक है। स्टडी में यहाँ पर 3 चीजें स्टडी होती है, उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र एंड भगवद गीता। क्या स्टडी होता है उन तीनों में भी? क्या स्टडी होता है? कहलाता है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब होती है दुनिया, ठीक है ना। कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, उसके हम हिस्सेदार है, ठीक है। और उसका हिस्सेदार है आत्मा, ठीक है ना। हम, हमारी जो हमारा शरीर में ही है उसका हिस्सा आत्मा है। आत्मा इस ब्रह्मांड में हमेशा रहेगी, ठीक है। दूसरी है माया। माया क्या है? इल्यूजरी फोर्स है जो क्रिएट करती है परसेप्शन और ड्युअलिटी की। दो दुनिया है, ठीक है। एक वो दुनिया जो मरने के बाद है, और एक वो दुनिया जो अभी हम जी रहे हैं। फिर है मोक्ष, लिबरेशन। जब आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाती है तो इसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और यही कोर कंसेप्ट है इसके, जो हमने अभी पढ़ा है वेदांता, ठीक है ना, क्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। तो इसके ऊपर ओपनिंग हुई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। ये पूरी कहानी है। अब ये वाला जो कंसेप्ट है ना, बहुत मुश्किल है। मैं इसको आपको नहीं कहूंगा, इसे आप पढ़ो, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अब इसमें हम मेन क्विज पे आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग में बताइए कि कौन सी बात सही है। ब्राह्मणा हमारे सामने जो आई थी वो इन्फिनाइट एटर्नल अल्टीमेट रियलिटी आई थी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपके पास फोर्थ वाला जो है मोक्ष, लिबरेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, बिल्कुल सही है। 1 और 4 यहाँ पर एकदम करेक्ट बैठता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर आत्मा के लिए बोला है इजरी फॉर दैट क्रिएट डुअलिटी, नहीं, ये गलत है। माया इंडिविजुअल सोल्ड आइडेंटिकल टू ब्राह्मण, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ये उल्टा कर दिया इन्होंने।
ये यहाँ पर ऐसे आना था। ठीक है, चलिए यहाँ तक की कहानी हो गई। अब आते हैं गुरु गोविंद साहिब के बारे में। देखिए, गुरु गोविंद साहिब की ना जयंती हुई थी 6 जनवरी को। इस चक्कर में न्यूज बन गई थी गुरु गोविंद साहिब की। वो ना जो गुरु गोविंद साहिब थे वो हमारे 10th गुरु थे। ठीक, अब 10th गुरु की खास बात क्या कुछ आपको पता होना चाहिए। जैसे ये मेजर फेस्टिवल होता है फॉर द सिख कम्युनिटी। ठीक है, इसमें जो गुरु गोविंद साहिब होते हैं एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं जिन्होंने शेप की थी पूरी सिख की आइडेंटिटी। गुरु गोविंद साहिब जो थे वो प्रिंसिपल, उनकी जो एम्फेसाइज थे जिनके बारे में बात करते हैं वो थी समानता, जस्टिस, ठीक है, और लास्ट था कम्युनिटी सर्विस, लोगों की सेवा। ये 3 के थे। इनके 5 के थे जो ये मानते हैं और ये आज भी सरदार लोग पहनते हैं। केश, जिसमें अपने बाल नहीं काटेंगे। कंगा, वुडन कॉम होता है जो अपनी पगड़ी में छुपा के रखते हैं। कारा, आयरन और स्टील बरा होती है जो इनका कड़ा होता है जिसे हम कहते हैं। कृपाण होती है स्वॉर्ड, तलवार, और कचेरा होता है शॉर्ट ब्रीचेस। ठीक है ना, ये 5 चीजें जो हैं ये कभी भी नहीं हटाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको जाना कचेरा क्या होता है, एक तरह से अंडरगारमेंट होता है जो नीचे का लोअर होता है ना, जैसे ये पहनते हैं। ठीक है ना, उसे कहता है शॉर्ट ब्रीचेस। अगर आप देखो, मैं इसे देख ही रहा था, मैंने कहा भाई क्या होता है ये, तो मैंने कहा ढंग से दिखाता हूँ इसे। ये देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये होता है ये एक्चुअली। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अच्छा, ये जो है 1699 में जो ऑन बैसाखी, ठीक है ना, गुरु गोविंद साहिब जो थे फाउंडेड हुए थे खालसा। ठीक है, एंड इनिशिएटेड द पंच प्यारा 5 beloved ones, ठीक है, हु सिंबलाइज द आइडल से। ठीक, यहाँ पर दे वर द फर्स्ट टू बैप्टाइज इनटू द खालसा। ये पहले थे जिनको खालसा कहा गया था, एंड विच वाज ओपन टू एनी सिख विलिंग टू टेक द वो। और ये खालसा जो है कोई भी सिख ले सकता है। ठीक, पंच प्यारा सर्व्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ द खालसा एंड स्पिरिचुअल मिलिट्री कम्युनिटी विद अ फोकस ऑफ डिसिप्लिन, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ठीक है, पंच प्यारा सर्व करता है फाउंडेशन ऑफ खालसा के। अच्छा, एक ईमानदार खालसा जो होता है उसमें कई चीजें होती हैं। स्पिरिचुअलिटी अवेक होता है, मिलिट्री कम्युनिटी में एक अपना मतलब छाप होती है उसकी, फोकस ऑन डिसिप्लिन, इक्वलिटी एंड जस्टिस, इन चीजों पर भैया काम करता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जो क्रेडिट है वो इस बात पे है, कंपोज किया था उन्होंने दसम ग्रंथ जो कंटेन करता है श्लोक इंटीग्रल टू द सिख प्रेयर एंड खालसा रिचुअल। ठीक है, ही डिक्लेयर द गुरु ग्रंथ साहिब एज द परमानेंट गुरु ऑफ सिख्स। ठीक है, उनके बाद कोई और गुरु नहीं आया। इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे हमारी भगवत गीता होती है, आम आदमी की कुरान होती है, उसी तरह इनको भी कह दिया गया। ठीक है ना, लास्ट था इनका स्ट्रगल था। देखिए, गुरु गोविंद साहिब जो थे उनके 4 बेटे थे, चारों मर चुके थे उनकी लाइफ टाइम में ही। जो 2 बेटे थे वो बैटल में मर गए थे मुगलों के द्वारा, while जो यंगर वर थे वो एग्जीक्यूट कर दिए गए थे मुगल गवर्नर श्रीहंत के द्वारा। इनके बच्चों को इनकी आंखों के सामने मार दिया गया था। द बैटल गुरु गोविंद सिंह ने मुगल एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसमें इन्होंने 2 बैटल लड़ी थी। ठीक है, जिसका नाम था बैटल ऑफ जबुआ। एक और बैटल होगा कहीं, ठीक है ना, एक और बैटल था भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पर होना चाहिए वैसे तो। ठीक है, और इसमें जो लड़ाई लड़ी गई थी वो बहादुर शाह के खिलाफ लड़ी गई थी। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद जो 72 में हुई थी। अच्छा, एक सेकंड, मेरे बोलने में गलती हुई, सॉरी। जो ये लड़ाई हुई थी ये औरंगजेब के खिलाफ हुई थी। ठीक है, और बहादुर शाह को सपोर्ट करने के लिए हुई थी यहाँ पर। ठीक है, और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ जगुआ। ठीक है ना, ये पूरी कहानी, सॉरी मैं गलत बोल गया था। ओके, अच्छा, कुछ खास बात और है। जो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनकी जो डेथ हुई थी 1708 में हुई थी, पश्तून में हुई थी। मुगल रूलर थे नवाज वजीर खान, उनके कहने पे हुई थी। ठीक है, और श्रीहंत के रूलर थे, और सिर्फ इसी कारण से हुई थी क्योंकि उन्होंने एम्परर बहादुर शाह फर्स्ट को शरण दी थी, उनसे रिलेशनशिप रखे थे। उनके काफी गुण थे, काफी हद तक ठीक भी होते हैं, ठीक भी कर लिए थे, पर 1708 तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है ना, आगे देखिए जरा। विद रेफरेंस टू गुरु गोविंद सिंह कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुरु गोविंद सिंह के रिगार्डिंग मुझे कौन सी स्टेटमेंट सही है बताइए जरा। पहली स्टेटमेंट है ही वाज द 10th एंड द लास्ट ह्यूमन गुरु ऑफ सिखिज्म। बिल्कुल सही बात है, वो 10वें और आखिरी गुरु थे सिखिज्म के। ही सपोर्टेड द 5 केस आर्टिकल ऑफ फेथ ऑफ सिक्स। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल इस बात को सपोर्ट किया था। और लास्ट से ही कंपाइल द गुरु ग्रंथ साहिब द सेंट्रल स्क्रिप्चर ऑफ द सिखिज्म। नहीं, उन्होंने कंपाइल नहीं किया था, उन्होंने बताया था कि ये लास्ट है, इसके बाद कोई गुरु नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब ही आखिरी गुरुओं में काउंट करी जाएगी और वो ही मार्गदर्शन का काम करेगी। ठीक है ना, तो आंसर इज ए इज द राइट आंसर, 1 और 2 इज द राइट आंसर। और यहाँ पर हमारी खत्म होती है फरवरी करंट अफेयर।
पीडीएफ और टेस्ट के बारे में। देखो ये पीडीएफ टेस्ट के सीन क्या है कि मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम एनडीए के लिए अलग है, सीडीएस के लिए अलग है। कि अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तो सिंपल गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, क्लियर है, ये लिखना। सीडीएस वाले हो तो गूगल पे लिखना सीडीएस सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम, तो आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम मिल जाएगा। अब बात आती है टेस्ट कैसे मिलेगा। इसका आपको टेस्ट भी मिल जाएगा प्रॉपर आपके लिए। उसके पास ना आपको इसकी ऐप होनी चाहिए, हमारी सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। टेस्ट एकदम फ्री है। टेस्ट आपको जाके मिलेगा यहाँ पर, 3 डॉट्स पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में जाके फ्री मटेरियल में जाना। फ्री मटेरियल में जाकर आपके सामने होंगे डॉक्यूमेंट, वीडियो, टेस्ट। डॉक्यूमेंट में आपको करंट अफेयर की डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा। टेस्ट में आपको चैप्टर वाइज, ना केवल करंट अफेयर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सबके टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हाँ आप मुझे 1 साल दे दो, सिर्फ 1 साल, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर उस कॉन्फिडेंस पे खड़ा कर दूंगा कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। तो दोबारा बोल रहा हूं कि आप मुझे एक बार अपना यकीन दे दो, 1 साल दे दो मुझे बस, मैं आपका एग्जाम उबाल दूंगा। भाई सीरियस वालों से मैं वादा कर रहा हूँ, सीएपीएफ भी निकलवा दूंगा, एफकेट भी निकलवा दूंगा, आईबी भी निकलवा दूंगा, ठीक है ना, कोस्ट गार्ड भी निकलवा दूंगा। बस आपको मुझे अपना 1 साल देना है। 1 साल में मैं आपके बस 3 बार रिवीजन करा दूं पूरे सिलेबस का, मैं आपका पेपर निकलवा दूंगा। प्लीज मुझे 1 साल दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। अगर आपको लगे नहीं मुझे सिर्फ आपसे सिर्फ एक सब्जेक्ट करना है, पॉलिटी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, खाली जीके पढ़नी है या खाली मैथ्स रीजनिंग पढ़नी है, तो मैं आपको ये भी वादा करता हूँ कि आप एक सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो और आप किसी और सब्जेक्ट के भी डाउट मुझसे पूछ लो, मैं आपको बिल्कुल करा दूंगा। ठीक है, याद रखना कि मैं आपको 1 to 1 मिलता हूँ। नॉर्मली किसी भी पीडब्ल्यू में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीचर आपको 1 to 1 नहीं मिलता, यहाँ पर मैं आपको 1 to 1 मिलता हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, कोई और बच्चा नहीं होगा, सिर्फ आप और मैं बैठ के काम करेंगे सपने पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और मेक श्योर कमेंट बहुत करना भाई। कमेंट चाहिए मुझे कि भैया वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो में दम है तो बताओ यार, मेरे लिए जितने व्यूज हो मुझे उतने ही कमेंट चाहिए। अगर 1 व्यू आ रहा है तो मुझे कमेंट चाहिए कि यार वीडियो थी कैसी, क्योंकि कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है, व्यूज मुझे मोटिवेशन नहीं देते कि अगली वीडियो बनाने के लिए बनानी। तो प्लीज मेक श्योर अपने कमेंट्स देके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। आई लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।